फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 28 जून का बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट डेज से, तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ड्रग डे। तो वर्ल्ड ड्रग डे हर साल हम लोग 26 जून को मनाते हैं, यानी 26 जून को हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ड्रग डे। तो इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम जो है पीपुल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। मतलब ये जो है इस बार का थीम है। तो थीम जो है आपको ध्यान में रखना है पहला। दूसरा कि हम लोग को ड्रग से रिलेटेड क्या क्या जानकारी रखना है। तो सबसे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका नाम याद रखना है। तो राजीव सिंह रघुवंशी जो है हमारे देश का क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। साथ ही साथ एक देश का नाम याद रखना है, सीरिया। सीरिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कहलाता है। तो नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है कि उस देश का जो अर्थव्यवस्था जो है वो ड्रग पे डिपेंड है, इसलिए सीरिया सबसे बड़ा नार्को स्टेट कहलाता है। साथ ही साथ एक जगह का नाम याद रखना है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मादक रोधी कार्य बल के प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं यहाँ। और कुछ ऑपरेशन का भी नाम आपको याद रखना है, जैसे ऑपरेशन हो गया गरुड़, और एक ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन क्लीन हो गया। ठीक है, तो ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये सीबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ऑपरेशन क्लीन स्टार्ट किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई स्टार्ट किया है इसलिए क्योंकि ये जो है ना पूरा ड्रग को खत्म करने की बात करता है इस ऑपरेशन से। उसी तरह पंजाब पुलिस भी ड्रग कंट्रोलर को ड्रग जो है वो खत्म करना चाहता है। और एक साल याद रखना है 2047, जो हमारा देश 2047 तक ये ड्रग फ्री हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें आपको एकदम ध्यान में रख लेना है। तो बात करते हैं पूरा इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहला हम लोग याद रखेंगे वो 1, 3, 5, 7 का कॉन्सेप्ट। तो 1 को मनाते हैं क्या, वर्ल्ड मिल्क डे। 3 को मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और 7 को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसके अलावा 8 को हम 2 दिन मनाते हैं, एक हो गया वर्ल्ड ओशियन डे और दूसरा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसके अलावा 12 तारीख को चाइल्ड लेबर डे मनाते हैं। इसके अलावा 13 को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाते हैं। और 14 को तो सबसे याद रखना है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग हर साल 14 को मनाते हैं। इसके अलावा 15 को भी 2 दिन मनाते हैं, विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस, और एक 15 को मनाते हैं ग्लोबल विंड डे मनाते हैं। इस तरह 16 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस मनाते हैं और 18 को मनाते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाते हैं और 19 को वर्ल्ड सिकल सेल डे और 20 को मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे और 21 को मनाते हैं 3 दिन। वो दिन कौन सा है? एक इंटरनेशनल योगा डे, दूसरा है वर्ल्ड म्यूजिक डे और तीसरा है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इसके बाद 23 को मनाएं क्या, यूएन पब्लिक सर्विस डे, जिसको संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक दिवस मनाया जाता है। और 25 को मनाएं नाविक का दिन। और आज जो है हम लोग 26 जून की बात कर दिए वर्ल्ड ड्रग डे। तो इस तरह हम इंपॉर्टेंट डे का रिवाइज कर लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टेट न्यूज का रहता है। तो स्टेट न्यूज में हम लोग ये देखेंगे, आज दिल्ली के बारे में देखेंगे। तो दिल्ली क्यों अभी न्यूज में है? क्योंकि दिल्ली में क्या है, स्किन बैंक को खोला गया है, यानी कि नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। तो दिल्ली में नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला बैंक है। तो बात करते हैं नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में और क्या क्या है? तो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ खोला गया था? तो हरियाणा में गोरखपुर में। तो देखिए स्किन बैंक, तो स्किन नाम से ही आपको लग रहा है कि हम लोग जैसे और भी बॉडी के ऑर्गन को डोनेट करते हैं, उसी तरह स्किन को भी हम लोग अब डोनेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये स्किन बैंक एक जगह है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किन को डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए स्किन जो है, स्किन बैंक हमारे देश में टोटल 17 खोले गए हैं। ठीक है, तो वो किस तरह 17 है वो देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 7, चेन्नई में 4 है, कर्नाटक में 3 है, मध्य प्रदेश में 1 है, उड़ीसा में 1 है और दिल्ली में भी 1 है। अब देखिए एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो क्या क्वेश्चन है कि स्किन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके आप दीजिएगा। साथ ही साथ अब हम लोग नॉर्थ इंडिया का बात कर लिए, अब देखते हैं बैंक से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर जो भी आया था वो क्या क्या है। तो अगर बात करें कि और इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जो कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग के रूप में बन चुका है, तो वो केरल। आपको याद रखना है
साथ ही साथ इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉन बैंक गारंटी कहाँ खोला गया है? तो किस बैंक के द्वारा खोला गया है? तो HDFC के बैंक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो है लाइव स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? कौन सा बैंक के द्वारा? तो यूनियन बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो देखिए दिल्ली और भी न्यूज में रहा है, जैसे दिल्ली में एक था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। दिल्ली में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की बात की है, जिसमें लोगों का लंबे समय से वाटर बिल का पेमेंट पेंडिंग होने के कारण उस लोगों को छूट देने की बात सरकार ने किया है इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में। इसके बाद हम लोग कुछ जो है स्टेट के बारे में अभी न्यूज में रहा है, जैसे उड़ीसा स्टेट इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 योजना लेकर के आए, जिसका नाम संपूर्ण पुष्टि योजना और आवादा योजना। साथ ही साथ हम लोग बिहार की बात करेंगे तो बिहार में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे झारखंड में गोधन न्याय योजना को सरकार लेकर के आया है। अरुणाचल प्रदेश में जो है अभी अरुण पोल नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? वहां के पुलिस के द्वारा, लोगों को सेफ्टी के लिए। प्रदेश का जो भोपाल है वहां साइंस 20 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है। और गुवाहाटी में जो है वो क्या है कि वहां का जो स्टेशन है जिसको हम ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। मणिपुर इसलिए याद रखना है मणिपुर के बारे में क्योंकि वहां का जो ये एक क्या है कि वहाँ के प्रेसिडेंटशिप में, मतलब कि चेयरमैनशिप में, जिनका अनसुईया यूके के चेयरमैनशिप में, वहाँ एक पीस कमेटी बनाया गया है। तो ये सब बात जो है अभी न्यूज में था, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड न्यूज का। तो वर्ल्ड न्यूज में आज देखेंगे हम लोग इजिप्ट के बारे में। तो इजिप्ट जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, इजिप्ट में क्या हुआ कि अभी मोदी को हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड सम्मानित किया गया, हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ नाइट। यानी मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी इजिप्ट के दौरे में है, और वहीं की सरकार जो है, वहीं के प्रेसिडेंट जो है, इनको हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। अब वहां का प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये नाम आपको याद रखना है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाते हैं उसका 74वां एडिशन था। ठीक है, तो इस दिन का वो इस बार का रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट यही थे, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट थे। अब देखिए वहां का कैपिटल क्या है? तो कायरो कैपिटल जो है उसको हम सिटी ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोदी जी के बारे में जानेंगे कि मोदी जी को अभी तक अवार्ड टोटल कितने इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। तो टोटल 13 इंटरनेशनल अवार्ड अभी तक मिल चुका है, जिसमें अभी का 3 जो अवार्ड जो था, 3 अवार्ड ऐसा है जो कि उनको हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिला गया है। कहाँ का? एक पापुआ न्यू गिनी देश से, फिजी देश से और पलाव गणराज्य के द्वारा जो है ये सब हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। तो ये मिला करके 13 टोटल इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। अब देखिए नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ घूमने गए हैं इजिप्ट में, तो इजिप्ट में कहाँ कहाँ घूमने गए? वो एक मस्जिद गए जिसका नाम है अल मकीम मस्जिद नाम है। एक जो है वन ऑफ द 7 वंडर्स जिसका नाम है मीजा की पिरामिड, ये भी घूमने गए हैं। साथ ही साथ एक कब्रिस्तान हालियोपोलिस कब्रिस्तान जो है ये गए हैं घूमने के लिए। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल मकी मस्जिद कहाँ है या मीजा की पिरामिड कहाँ है। तो ये 3 जगह जो घूमने गए हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं यहाँ जो है हम लोग इजिप्ट को हम लोग ये ऑर्डर ऑफ नाइल से जो है ये सम्मानित किया गया है। तो नाइल जो है, नाइल क्या है? नाइल जो है दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा जो है ये रिवर है, नाइल रिवर। अब याद करते हैं थोड़ा सा इजिप्ट के साथ हम लोग एक्सरसाइज भी किए अभी कुछ दिन पहले। वो एक्सरसाइज का नाम क्या है? साइक्लोन 1। तो साइक्लोन 1 जो है ये इजिप्ट के साथ अभी हाल फिलहाल में राजस्थान जैसलमेर में हम लोग किए हैं। पहला जो एक्सरसाइज ये था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब 2022 में इजिप्ट जो है वो कोप 22 का जो है, कोप 27 का जो है ये मेजबानी किया था। तो ये सब सारा बात आपको इजिप्ट से रिलेटेड ध्यान में रखना है। अब देखिए चाइना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ का जो देश है वो एक बार में 41 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसके अलावा इस्टोनिया इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ का सरकार सेम सेक्स मैरिज को इलीगल बना दिया गया है।
ओमान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग ये जो इंटरनेशनल योगा डे मनाए हैं उसमें ये पहला देश ऐसा है जो कि अपने देश में इस दिन को योगा को लेकर प्रमोट किया गया है। इंडोनेशिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो सैटेलाइट है जिसका नाम है सतेरिया-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और वियतनाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ भारत सरकार जो यहाँ लोगों को फ्री में मतलब मिसाइल और आयंस की रूपान देने का घोषणा कर दिया है। इथोपिया में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा खाद्य सहायता बंद कर दी गई है। और इंडिया के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि यहाँ का जो इंडिया जो है वो CLN टेस्टिंग वैक्सीन में जुड़ गया है, सील ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गया है। इसके साथ साथ इंडिया में जो है अभी डिजिटल रैंकिंग में जो है इंडिया सबसे 1 पे आया है और मिस वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। यहाँ इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल भी बन गया है। और साथ ही साथ इंडिया में संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का होने वाला है। G20 वासेनार एग्रीमेंट, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है, मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है और 2024 में क्वाड का सम्मेलन भी होने वाला है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इंडिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज। तो अपॉइंटमेंट में देखिए सिन्हा का नाम, तो रूबी सिन्हा का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसलिए रूबी सिन्हा का नाम ध्यान में रखना है क्योंकि ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरपर्सन बने हैं। ब्रिक्स के CCI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये कौन बने हैं, तो चेयरपर्सन बने हैं। तो ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्री हैं, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो देखिए अभी ब्रिक्स से न्यूज में क्या रहेगा, लेटेस्ट न्यूज कि साउथ अफ्रीका कब इंडिया में कब ये इसमें आकर के जुड़ा है। तो 2012 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना है। अब ब्रिक्स का एक डेवलपमेंट बैंक होता है जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक से नाम से जाना जाता है। तो ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके अभी चेयरपर्सन बने हैं जिसका नाम है दिल्मा रोसेफ। इसके साथ साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संघाई चाइना में है। और इसमें आपको बताना है कि जो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वां मेंबर कौन बने हैं। इसके साथ साथ कि इस साल का जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है ये कहाँ होगा, तो साउथ अफ्रीका में होगा। अगर हम 2024 की बात करेंगे तो फिर से ब्राजील में होगा, 2025 में रसिया में होगा, 2026 में इंडिया में होगा। तो इस तरह चलते चला जाता है। तो यही ब्रिक्स का जो है ये CCI चेयरपर्सन बने हैं रूबी सिन्हा। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स से रिलेटेड। आज बुक के बारे में लोग जानेंगे। तो बुक क्या है, बुक का नाम है ये सिम्फनी ऑफ जैज, मतलब ये म्यूजिकल बुक है जिसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सिम्फनी टू जैज आपको याद रखना है। जैज किसके द्वारा लिखा गया है, तो अंकित खेमका के द्वारा ये बुक लिखा गया है। क्या नाम है, सिम्फनी ऑफ जैज। इसके अलावा जो बुक हम लोग पढ़े हैं द फेसबुक मार्केटिंग बुक, ये किसके द्वारा लिखा गया है, अमित कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर ये A.K. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। प्लंडर आलेख तलापात्रा के द्वारा लिखा गया है। मास्टर रियल एस्टेट जो है यशविंदर सिंह के द्वारा। आपसे पूछने वाली सवाल ये है कि 8 इयर्स मोदी सरकार किसके द्वारा लिखा गया है। द्रौपदी मुर्मू पे भी जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, ये कमेंट करके आप हमको बताइए। आज जो हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स का बारे में। तो बात करते हैं फुटबॉल का। तो फुटबॉल में किसका नाम आपको ध्यान रखना है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है, तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है अभी जो है इनका टोटल 200वां मैच जो है अब खेलने वाले हैं। किसके विरुद्ध, ये आइसलैंड के विरुद्ध ये इनका टोटल 200 मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। अब देखिए सबसे पहला रैंक में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं गोल करने में, तो सेकंड में अली देई है जो ईरान के फुटबॉलर हैं, थर्ड में लियोनेल मेसी है और फोर्थ में जो है सुनील छेत्री का नाम याद रखना है कि ये भी जो है सबसे ज़्यादा गोल लगाने वाले चौथे रैंक पे आते हैं। इसके अलावा फुटबॉल का जो अभी न्यूज़ जो है अभी करंट अफेयर में रहा है, क्या क्या रहा है, तो अभी UEFA नेशंस लीग जो 2022-23 का UEFA नेशन लीग जो है वो नीदरलैंड में हुआ था। तो इसके विनर कौन है, स्पेन। साथ ही साथ स्पेन जो है अभी FIFA अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हुआ था उसके विनर स्पेन ही है। इसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल कप इंडिया में भुवनेश्वर में हुआ था जिसके विनर जो है वो इंडिया ही हुए हैं। तो इंडिया विनर जो है इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के साथ साथ और भी 3 देश मिल करके ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप को खेलते हैं। तो टोटल 4 देश हो गया। तो 4 देश कौन कौन है, इंडिया, लेबनान, सीरिया, तजाकिस्तान।
तो देखिए इस बार भी इंडिया जीता है, तो इस बार को लगा करके इंडिया टोटल इंटरकॉन्टिनेंटल कप कितना जीता है, तो 2 बार जीता है। तो इंडिया जो है 2 विनर इसके रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में यह याद रखना है कि 2018 में सबसे पहला बार अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें 4 टीम मिलकर के इसको खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला 2018 की बात करते हैं, तो 2018 में जो है इंडिया इसके विनर थे, 2019 में जो है कोरिया इसके विनर थे, और 2021 की बात करें तो ये तजाकिस्तान जो कि विनर है। और अभी जो है 2022-23 का संस्करण जो था ये भी कहाँ हुआ, ये कलिंगा स्टेडियम में हुआ है, जिसके विनर इंडिया ही है। इसके अलावा अभी यूईएफए के द्वारा चैंपियंस लीग हुआ है, जिसके विनर कौन हुए हैं, मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। और यूईएफए का जो हम यूईएफए जो बोल रहे हैं बार बार, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा अभी जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ है अर्जेंटीना में, ठीक है, जिसके विनर कौन है, उरुग्वे। तो उरुग्वे जो है इसके विनर है। तो इस अंडर 20 वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल किसको दिया गया है, तो थाइगो अल्माडा को दिया गया, अर्जेंटीना की टीम है। और गोल्डन बुक का अवार्ड नाइजीरिया को दिया गया है। तो इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि यूईएफए के द्वारा अभी जो है ये यूरोपा लीग भी हुआ है 2021-2022 में, जो कि हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है, जिसके सेल्विली यानी स्पेन के फुटबॉल क्लब जो नाम है सेविली, ये इस फुटबॉल कप के विनर हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या क्या अभी हिस्ट्री में देख चुके हैं फुटबॉल के हिस्ट्री में। तो देखिए मैनचेस्टर सिटी अभी क्या कह रहा है कि फुटबॉल क्लब वन प्रीमियर लीग टाइटल जो है मैनचेस्टर सिटी जीता है। इसके अलावा लाल लीगा का टाइटल भी बार्सिलोना खेला है। लियोनेल मेसी तो बार बार नाम में, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो आप देख ही लिए, 200 में मैच खेले हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गोल लगाने वाला भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पुर्तगीज के प्लेयर हैं, ये अल नसर फुटबॉल साउथ अफ्रीका के ज्वाइन कर चुके हैं। लियोनेल मेसी अभी जो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इनको दिया गया है, और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को मिला वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इसके अलावा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर में हुआ था, ठीक है, इसका लाइव जो है इसका मैस्कोट था। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में ये मैच हुआ है, जिसका विनर जो है अर्जेंटीना है। साथ ही साथ इस मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल किसको दिया गया था, तो लियोनेल मेसी को दिया था। गोल्डन बूट किसको दिया, तो किलियन एम्बापे को दिया था, वो फ्रांस के क्या है प्लेयर है। इसके अलावा गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया इमिलियानो मार्टिनेज को, अर्जेंटीना का प्लेयर है, उनको दिया गया था। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होने वाला है, तो वहाँ 3 देश मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करेगा। वो 3 देश कौन है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। साथ ही साथ फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 जो अर्जेंटीना में खेला गया है, उरुग्वे और इटली के बीच में फाइनल हुआ है, जो उरुग्वे उसके विनर है। उसी तरह फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं, तो ये 2 देश मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, जिसका पेंगुइन इसका क्या है, तजुनी जो है इसका मैस्कोट है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और आपको याद रखना है कि इससे रिलेटेड जो ट्रॉफी होता है फुटबॉल से, वो ट्रॉफी का नाम भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन ट्रॉफी है, तो मनरेगा, आशुतोष ट्रॉफी, डुरंट ट्रॉफी, सुब्रतो, संतोष, रॉबर्ट्स, अब इसमें टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, तो 11। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ फीफा के बारे में तो भूलना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि फीफा ही तो सारा चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाता है, मतलब फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करवाता है। तो देखिए फीफा का स्थापना कब हुआ, 1904, इसके हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड, और इसके चेयरमैन जियानी इन्फानेंटो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फुटबॉल से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन 7 में मेरा चलता है एक्सरसाइज, मीटिंग, कमेटी, ऑपरेशन, कन्वेंशन या समिट। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज रन विजय। रन विजय एक्सरसाइज जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। क्या नाम है, रन विजय अभ्यास। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज किया गया है, तो इसके चीफ मार्शल कौन है, तो विक्रम राम चौधरी, ये इसके चीफ मार्शल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम अवार्ड्स की बात करते हैं। तो अवार्ड में आज देखेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड।
तो देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड का जो विनर है उसके विनर लिस्ट को अनाउंस कर दिया गया है और साथ ही साथ साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार को भी घोषणा कर दिया गया है और साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार के नाम को भी घोषणा कर दिया गया है। तो इस बार का नाम आपको कुछ कुछ ध्यान में रखना है। जैसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की अगर बात करें तो इसमें हिंदी का आपको याद रखना है, ठीक है, यानी हिंदी से रिलेटेड इसका नाम याद रखना है। हिंदी के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सूर्यनाथ सिंह का नाम आपको याद रखना है। कौन से शीर्षक के लिए दिया गया है, तो कौतुक एवं कहानी के लिए इनको दिया गया है। साथ ही साथ एक अंग्रेजी का नाम याद रखना है कि अंग्रेजी में जो लेखक हैं कौन है, सुधा मूर्ति। इनको साहित्य पुरस्कार जो है दिया गया है किस चीज़ के लिए, तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज ये कहानी के लिए दिया गया है। अब देखिए इसके अलावा वो लोग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कोई जो है असम के हैं या कोई कन्नड़ के हैं, कोई जो है डोगरी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। अपने अपने रिलेशन में आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो तेलुगु के दिए गए हैं DK चादुवुल बाबू को दिए गए हैं कौन से कहानी के लिए, तो बजराला वाना कहानी के लिए। तो इसी तरह देखिए हम लिस्ट आपके सामने रख दिए हैं, तो इस लिस्ट में आपके हिसाब से जो जो इम्पॉर्टेंट है तो उस स्टेट के लिए आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं युवा पुरस्कार का। तो देखिए ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 है। तो इसके हिंदी का तो नाम, हिंदी और अंग्रेजी का नाम तो हर कोई को याद रखना है। तो हिंदी को मिला है युवा पुरस्कार, उसको अतुल कुमार रॉय को दिया गया है, ठीक है। और अतुल कुमार रॉय के उपन्यास के लिए दिया गया है, वो उपन्यास क्या है, चांदपुर की चंदा। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो अनिरुद्ध कोनिसेट्टी को दिया गया है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्य टू द चोलास, ये ऐतिहासिक के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अब देखिए कुछ बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस वर्ष उड़ीसा भाषा में पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है, तो ध्यान रखना है कि उड़ीसा भाषा का पुरस्कार का अभी घोषणा नहीं हुआ है, कौन सा, युवा पुरस्कार। और साथ ही साथ मैथिली, मणिपुरी और संस्कृत भाषा में पुरस्कार बाद में किसी तिथि में घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें हम साहित्य पुरस्कार को, तो साहित्य पुरस्कार में भी मणिपुरी भाषा में पुरस्कार बाद के दिनों में घोषित किए जाएंगे। इस वर्ष कश्मीरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, तो ये चीज याद रखना है कि बाल साहित्य पुरस्कार इस बार किन भाषा में नहीं किया गया है, तो कश्मीरी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। तो ये सब बात ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के 2022 के विजेता का। 2022 के विजेता के जो हिंदी के विजेता रहे हैं वो कौन है, बद्री नारायण, इसको तुमरी के शब्द के बाद हम लोग याद रखना है। और इंग्लिश के क्या है, अनिरुद्ध रॉय, अनुराधा रॉय का नाम याद रखना है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड। अब देखिए कुछ बात आपसे हमको पूछना है क्या कि साहित्य अकादमी का जो अवार्ड है टोटल कितने भाषा में दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ज्ञानपीठ प्राइज जो है 57वां ज्ञानपीठ का अगर याद दिला दे तो देखिए 56वां और 57वां ज्ञानपीठ का नाम तो आपको याद रखना है। तो 56वां की बात करें तो नीलमणि फुकन, तो नीलमणि फुकन जो है अभी करंट न्यूज़ में था क्योंकि इनका निधन हो चुका है, तो इसलिए नाम याद रखना कि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। साथ ही साथ 57वां की बात करें तो दामोदर मावजो का नाम भी आपको याद रखना है, दामोदर मावजो। अब देखिए बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट और एशिया फर्स्ट। तो आज हम इंडिया की फर्स्ट की बात करते हैं। तो इंडिया में फर्स्ट क्या है, तो इंडिया में फर्स्ट डॉल्फिन सेंटर खोला जा रहा है बिहार में, वो भी कहाँ, पटना। तो पटना में इंडिया का सबसे पहला डॉल्फिन सेंटर खोला जा रहा है जिसका नाम है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एट पटना। तो ये नाम याद रखना है। तो इंडिया में फर्स्ट और भी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी भारत का रेस का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया में फर्स्ट जो है पटना में क्या है कि अभी ई-रुपया 1 दिसंबर 2022 यानी कि CDBC का जो है ये यूज किया जा रहा है पटना में। इनमें हम लोग ये सब सारी बात को ध्यान में रखते हैं, ये सब बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें ऑब्सियोरी हो गया जिसको निधन कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, मिनिस्ट्री, एयरलाइंस, इंश्योरेंस, न्यूज़पेपर। तो आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री की बात करेंगे इस टॉपिक में।
हिस्ट्री में आज देखेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या आए हैं न्यूज में। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये अनुराग सिंह ठाकुर जो है क्या लेकर के आए हैं? एक लेकर के आए हैं भारत इन पेरिस का जो है पहल लेकर के आया है। यानी कि ये चीज IOA भारत इन पेरिस इंडियाज ओलंपिक मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टार्ट किए गए हैं किसके द्वारा? स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा ये मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है। क्या नाम है उस मूवमेंट का? भारत इन पेरिस। तो ये दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसको स्टार्ट किया गया, ये कैंपेन को स्टार्ट किया गया भारत इन पेरिस, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद जो है समर ओलंपिक होने वाला है, जिसको हम दूसरे नाम से पेरिस ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं 2024 में। ठीक है, तो 2024 में समर ओलंपिक होने वाला है। उस ओलंपिक के लिए ये क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जो है एक कैंपेन, एक मूवमेंट लेकर के आए हैं जिसका नाम है, क्या नाम है? भारत इन पेरिस। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो देखिए 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है, 2028 में लाओस एंजल में होएगा 28 में, और 2020 में भी कुछ दिन पहले जो विंटर ओलंपिक हुआ था जिसका नाम है टोक्यो ओलंपिक। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 11 में रैंक रिपोर्ट और एक चीज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे रैंक के बारे में। तो देखिए रैंक जो है एक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट एक आया है। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो जारी करता है स्टार्टअप है एक जीनोम के द्वारा ये स्टार्टअप किया जाता है। ठीक है, तो इस स्टार्टअप में क्या बताया जा रहा है कि सिलिकॉन वैली को नंबर 1 पे रखा गया है, कि ये नंबर 1 कंपनी जो है सिलिकॉन वैली जो है इस लिस्ट के अंदर है, और ये स्टार्टअप ड्रोन जीनोम के द्वारा जो है ये पब्लिश किया जाता है। सेकेंड में जो है न्यूयॉर्क को है, और थर्ड में जो अपना है लंदन है इसमें। यानी कि इस लिस्ट के अंदर उन सब शहर का नाम आया है जिनमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप देखा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है वो सिलिकॉन वैली में देखा गया है, दूसरा न्यूयॉर्क में देखा गया, और तीसरा जो लंदन में देखा जा रहा है। तो बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया में जो है, इंडिया में 20वां रैंक का पे जो है कौन है? बेंगलुरु है इस लिस्ट में, और 24वां रैंक पर दिल्ली है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है वो इंडिया में कहाँ देखा गया? बेंगलुरु में, और उसके बाद दिल्ली में देखा गया। अब देखिए, अब बात करते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वो कंट्री को कहते हैं, वो टॉपिक को कहते हैं, वो चीज को कहते हैं जिसका स्टार्टअप में 1 मिलियन से ज्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न रैंकिंग भी कुछ दिन पहले आया था जिसमें इंडिया 3rd में है। तो फर्स्ट में अमेरिका था, सेकंड में चाइना था, और 3rd में इंडिया था। अब बात करते हैं स्टार्टअप। तो हम लोग स्टार्टअप से एक दिन भी मनाते हैं जिसका नाम है नेशनल स्टार्टअप डे, क्योंकि हर साल 16 जून को हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। अभी भी जो रेटिंग आया था, एक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग आया था जिसमें नरेंद्र मोदी जो है सबसे टॉप लीडर बन गए थे। इसके अलावा मुकेश अंबानी का नाम भी याद रखना है, क्योंकि हिरोन रिपोर्ट में जो है ये इंडिया के सबसे पहला कंपनी बने, रिलायंस, सेकंड TCS और थर्ड SDFC में है। और इसके अलावा क्लाइमेट रिपोर्ट जो भी आया था जिसमें ये बताया गया था यूरोप जो है सबसे ज़्यादा वार्मिंग कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्टेड वार्मिंग कॉन्टिनेंटल। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 आया था जिसमें टॉप में आइसलैंड था, और इंडिया जो है 127वां रैंक पे था। रिटर्न इंस्टीट्यूट डिजिटल रिपोर्ट आया था जिसमें हम लोग इसमें ये देखे थे कि सबसे ज़्यादा लोग जो है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा रिपोर्ट पे, न्यूज़ रिपोर्ट पे, प्रेस पे विश्वास करते हैं। तो उसमें ये देखे थे कि सबसे ज़्यादा लोग जो फर्स्ट जो है फिनलैंड इस रिपोर्ट में आया था, और 24वां नंबर पे इंडिया आया था। और इंडिया में भी किस प्रेस पे भी जो है लोग को विश्वास है, तो वो है डीडी मीडिया पे, डीडी इंडिया पे विश्वास है, और दूसरा में ऑल इंडिया रेडियो पे विश्वास है। हम कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स अभी आया था जिसमें ये बताया गया था कि वर्ल्ड में सबसे फ्रेंडली स्टेट कौन है, फ्रेंडली सिटी, और अनफ्रेंडली सिटी कौन है। तो फ्रेंडली सिटी में हम देखें तो टोरंटो का नाम, और अनफ्रेंडली सिटी में देखे थे सबसे 1 घाना पे नाम। तो इंडिया जो है अनफ्रेंडली लिस्ट में 6ठा नंबर पे था, और 3रा नंबर पे था मुंबई, और 6ठा नंबर पे दिल्ली था। इसके अलावा ग्रीन पीस इंडिया स्पेस ऑफ एयर रिपोर्ट आया था जिसमें सबसे पॉल्यूटेड सिटी इंडिया कौन था? बेंगलुरु। तो ये सब लिस्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को इसलिए न्यूज में था क्योंकि अमेरिका इसको फिर से जो क्या कर दिया, रिज्वाइन कर लिया गया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका जो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए
बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका जो है 2018 में यूनेस्को को छोड़ दिया था। तो कमेंट करके आपको बताना है कि अमेरिका के साथ साथ छोड़ने वाले एक देश और थे, उसका नाम क्या है। अब देखिए, बात है यूनेस्को का। तो यूनेस्को का 3 तरह का लिस्ट होता है। जैसे कि यूनेस्को का जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया का टोटल कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इसके अंदर है शामिल, तो टोटल 40। तो 40 है, तो 40वां आपको ध्यान में रखना है कि 40 अभी नया है। तो सबसे नवीनतम कौन इसके अंदर आया है हेरिटेज साइट के अंदर, तो 40वां है धोलावीरा, जो कि हड़प्पा का धोलावीरा है। और हड़प्पा को हम कहते हैं पोतरा द तिम्बा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब 40वां को पता है, तो 39वां क्या हो, तो 39वां जो है रामप्पा मंदिर है। उसी तरह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया का कितने शहर हैं, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया के 2 शहर हैं। वो 2 शहर कौन कौन है, तो एक जयपुर है और दूसरा अहमदाबाद है। ठीक उसी तरह यूनेस्को के अंदर यूनेस्को को इंटेंजिबल साइट्स में टोटल इंडिया के कितने इंटेंजिबल साइट्स हैं, तो 14। तो लास्ट वाला आपको ध्यान में रखना है, जो 14th है वो वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा जो है वो इसके अंदर रखा गया है। तो इन सब बातों को आपको रखना है ध्यान। तो मिलते हैं हम लोग कल के एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।